मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा। मैं अपनी बात को फिर से शुरू करता हूँ, चूँकि बहुत लंबी बात मैंने अभी की नहीं थी। तो मुख्य रूप से मैंने एक बात जो कही थी वो ये कि प्रोफेसर रणधीर सिंह जो मेरे मुझ जैसे अनेक लोगों के जो थोड़ा बहुत मार्क्सवाद जानते हैं वो उनके ज़रिए ही उन्होंने जाना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स को ओरिजिनल उसमें पढ़ना, यानी अंग्रेज़ी में भी अगर पढ़ना है तो वो एक मुझे याद आता है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो मुझसे वरिष्ठ भी हैं और लेखक साथी हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैंने 4 बार पूरी कैपिटल पढ़ ली है लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई है। तो पूंजी जो मार्क्स की और एंगल्स की एक जो रचना है वो समझना कोई आसान चीज़ नहीं है। उसे समझने के लिए गणितज्ञ होना पड़ता है, समाजशास्त्री होना पड़ता है, इतिहास की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब चीज़ों के साथ में एक मेथोडोलॉजी आपको कार्ल मार्क्स की समझने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं मार्क्स को उस रूप में, मैं एक वैसा मार्क्सवादी हूँ जो मार्क्स को बहुत ज़्यादा जानता है। लेकिन हाँ, रणधीर सिंह की बात से मैंने शुरू किया था कि रणधीर सिंह जैसे जो लोग थे जो मार्क्स को बहुत अच्छे जानकार थे, उनको जानने के ज़रिए हमने थोड़ा बहुत मार्क्स को भी जाना। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि रणधीर सिंह ये बात कहा करते थे, रणधीर सिंह ये बात किया करते थे कि आजकल मार्क्सवाद, अपने आप को मार्क्सवादी कहने वाले या मार्क्सवाद के जानकार कहे जाने वाले लोग जिस तरह से मार्क्स की व्याख्या करते हैं, वो ऐसी व्याख्याएं होती हैं जिसमें मार्क्स कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं और मार्क्स से इतनी दूर निकल जाते हैं उनकी व्याख्या करते करते कि मार्क्स की बुनियाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से छूट जाती है। तो ऐसी बुनियाद पर मैं चूँकि बात करने के लिए कुछ बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो मैं अपने लिए बुनियाद की या अपनी सुविधा के लिए जो चीज़ें चुन रहा हूँ, उनमें समझता हूँ जिनकी ओर लेनिन ने इशारा किया था कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत या उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसे अगर हमें देखना है तो इस नज़रिए से देखना चाहिए कि उन्होंने 3 बड़े कंट्रीब्यूशंस इतिहास की गति को समझने के लिए दिए। और वो कंट्रीब्यूशंस, वो जो उनका जोड़ है इस पूरे मनुष्य के इतिहास को समझने के लिए और मनुष्य की गतिकी को समझने के लिए, वो है एक सरप्लस थ्योरी जो जिसमें मनुष्य के श्रम के अतिशेष से एक अतिशेष मूल्य पैदा होता है और वो अतिशेष मूल्य का शोषण किस तरह से पूंजीपति करता है, इसका उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आदिम साम्यवाद के बाद का जो काल था, जो सामंती समाज था, उस समाज के भीतर मनुष्य के शोषण के भिन्न तरीके थे। वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से शोषण किया जा सकता था मनुष्य के श्रम का, हंटर मार करके, गुलाम बना करके लोगों को धर्म के तरह से चुप करा करके शोषण करने की वो प्रविधियाँ विकसित की गई थी। औद्योगिकीकरण के दौरान हम ये देखते हैं कि शोषण करने की प्रविधियाँ बदल जाती हैं। वहाँ शोषण होता है, जैसे वो 10 दिन जब दुनिया हिल उठी में कहते हैं कि जब रूस के भीतर गुलाम प्रथा ख़त्म कर दी गई तो बहुत सारे किसान गाँव से शहरों की तरफ आए जहाँ उद्योग उन्हें बुला रहे थे, लेकिन उन उद्योगों में आकर के भी वे गुलाम ही बने रहे, एक औद्योगिक गुलाम बन गए, किसान गुलाम से आकर के एक औद्योगिक गुलाम में तब्दील हो गए। तो मार्क्स ने इस तरह का जो एक विश्लेषण दिया कि ये आपके श्रम के शोषण को किस तरह से संभव बनाती है, ये अतिशेष के बनने की प्रक्रिया, ये अतिशेष के बनने की प्रक्रिया ये मार्क्स ने समझाई। और दूसरी बात थी, दुनिया के
तौर तरीके में जो बदलाव होते हैं उनको देखने का नज़रिया क्या है। सब लोग कहते हैं कि हेगेल का जो सिद्धांत था उसमें वो पूरा सिद्धांत सिर के बल खड़ा हुआ था, मार्क्स ने बस उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यानी मैं बात कर रहा हूँ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की, कि किस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवादी नज़रिए से इतिहास को देखना चाहिए, जिसको वो कहते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। तो एक ऐतिहासिक भौतिकवाद का कंट्रीब्यूशन कार्ल मार्क्स का हमारे सामने रहा। यानी अगर आपको ये देखना है कि साहित्य में, जैसे एक उदाहरण दूँ कि एक तुलसीदास का एक उदाहरण अक्सर कोट किया जाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब ये दोहे को जिस तरह से ये उक्ति का प्रयोग किया जाता है अलग अलग रूप में, तो मार्क्सवादी नज़रिया हमें ये बताता है कि उस समाज में महिला की स्थिति क्या होती थी, उससे हम ये समझ सकते हैं। इससे ना तो पूरी किताब खारिज हो सकती है और ना पूरी किताब को हम पूजा करने लायक बनाते हैं, बल्कि हमें उसे देखने का, उसे समझने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलता है, एक ऐतिहासिक भौतिकवादी तरीका प्राप्त होता है। दूसरी बात, मैं मार्क्स के बारे में याद करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद आती है, सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो याद आती है एंगल्स का, उनके कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर कहा गया वो कथन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कार्ल मार्क्स दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, लॉ के जानकार थे, कानून के जानकार थे, तमाम तरह की उनके भीतर क्षमताएं थीं, लेकिन इस सब से पहले और इस सब के बाद वो क्रांतिकारी थे। वो हर वक्त एक क्रांतिकारी सोच रखते थे। यानी कार्ल मार्क्स के जीवन का मुझे नहीं लगता है कि सोते में भी कोई लम्हा ऐसा कटा होगा जिसमें उन्होंने ये ना सोचा हो कि इस शोषणकारी व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहा उन्होंने, इसकी चूल्हे कैसे हिलाई जाए, कैसे एक ऐसा समाज बनाया जा सके जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से समाजवाद का जो सपना कार्ल मार्क्स का था, उसकी जो सबसे बन पाई, यानी ये कह देना कि श्रम का शोषण नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे साथी समाजवाद के उस रूप को, जिस तरह का रूप कार्ल मार्क्स के दिमाग में था, उसे समझ पाए होंगे। बहुत सारे साथियों ने समाजवाद के जिस रूप को समझा है वो या तो सोवियत संघ के भीतर जितना समाजवाद बना था उतना समझा है, या चीन में जितना समाजवाद बना उतना समझा है, या क्यूबा में जितना बन पाया उतना समझा है। ये सारे समाजवादी व्यवस्थाओं के भीतर कार्ल मार्क्स का जो ख्वाब था समाजवाद का, उस तरफ बेशक ये सारे कई कदम आगे बढ़ने हुए, लेकिन फिर भी ये मंजिल नहीं है। क्योंकि समाजवाद, जैसा माओ ने कहा था कि क्रांति एक प्रक्रिया है जो लगातार रोज़ हमें करनी होती है, तो ये लगातार ये समाज उन प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं समाजवाद की ओर बढ़ने के रास्ते पर। उनमें ऐतिहासिक रूप से ये भी होता है कई बार कि 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है आपको, क्योंकि आप एक ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नज़रिए से देखें तो आप समाज की उस स्थिति में हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रांति हुई नहीं है, और कुछ मुल्कों के भीतर आप समाजवाद बनाने की जो और बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत मानीखेज, बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी मुकम्मल नहीं। तो आपको डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियत भी करनी पड़ेगी, आपको पूंजीवादी देशों से लड़ने के लिए हथियारों की होड़ भी, उसमें भी शामिल होना पड़ेगा, वरना आपकी क्रांति को जो आपने पूंजीवादी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए की है, उसे पूंजीवादी देश अगले ही दिन फिर खा जाएंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ये स्थितियां हमने देखी हैं वेनेजुएला के भीतर या नेपाल के भीतर या पेरू के भीतर, जहां पर कि उन क्रांतियों को नाकाम करने की कोशिशें भी लगातार चलती जा रही हैं, जो क्रांतियां समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए की गई, और उन क्रांतियों को बचाने की कोशिशें क्रांतिकारी साथी समाजवाद के मानने वाले लोग करते जा रहे हैं। लेकिन मार्क्स का जो समाजवाद का ख्वाब था, ये मैंने
सबसे बेहतर एक किताब है बिल्ड इट नाउ 21st सेंचुरी सोशलिज्म। ये किताब लिखी थी माइकल लेबोविट्ज़ ने। माइकल लेबोविट्ज़ मतलब अर्थशास्त्री हैं और मार्क्सवादी हैं, अभी हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के वो आर्थिक मामलों के सलाहकार भी थे। अब तो वो बहुत बुज़ुर्ग हो गए। उनके साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला था, 15 दिन में उनमें उनके साथ रहा था। उनकी एक किताब में ये ज़िक्र आता है। वो उस समाज की बात करते हैं जो मार्क्स सोचते थे कि समाजवाद कैसा होगा। समाजवाद सिर्फ ये नहीं होगा कि मज़दूरों को अच्छा वेतन मिलने लगेगा, समाजवाद सिर्फ ये नहीं होगा कि सबको अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, समाजवाद सिर्फ ये नहीं होगा कि सबको रहने के लिए घर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़े पूंजीवादी देशों के भीतर अभी भी की जाती हैं। आप अगर देखें स्कैंडिनेविया की जो देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, ये मंदी का वक्त जब शुरू हुआ है 2008 का, उसके पहले तक ये सारे देश अपने देश के नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, पर्यटन के लिए अवसर अनेक अपने देश के नागरिकों को दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें देना, मात्र यही देना समाजवाद नहीं है। समाजवाद क्या है, इसकी एक व्याख्या माइकल लेबोविट्ज़ ने मार्क्स के हवाले से अपनी किताब में की है, और वो ये है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। If I have something which is needed by you, and if I know it, and if I offer it to you, and if you take it, I'll feel obliged. मेरे पास कोई चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको है, और मैं उसे देकर के खुश हूँ, आपका आभारी रहूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी किसी काम आ सका। ये समाजवाद की क्या खूबसूरत व्याख्या मुझे लगती है कि जिसमें इंसान दूसरों के बारे में इस तरह से, इस नज़रिए के साथ में सोचता है, अपने साथी मनुष्यों के बारे में इस नज़रिए से सोचता है। ये समाजवाद के भीतर पैदा होने वाले एक मनुष्यता का सर्वोच्च स्थान। मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मार्क्सिज्म जो है वो अधूरा है क्योंकि उसके मानने वाले लोगों ने हिंसा की है, वो मार्क्सवाद को नहीं समझते। यहाँ तक कि आज कुछ साथियों ने अम्बेडकर के कुछ कोटेशंस भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ कोटेशंस भी मेरे फेसबुक वॉल पर डाले थे सवालों के तौर पर। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हम सब बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मार्क्सवाद के बारे में उनके ख़यालात स्थानीय वजहों से, कि वो जिन लोगों के साथ काम करते थे उनके साथ उनके रिश्ते कैसे थे, इससे भी अफेक्टेड थे, इससे भी वो प्रभावित थे। और दूसरा, मार्क्सवाद की उन्होंने कोई गहन ठीक तरह की अध्ययन किया हो ऐसा मुझे नहीं महसूस होता है उनके कथनों से, कम से कम। तो हिंसा का स्थान कहाँ है? मनुष्यता का सर्वोच्च रूप अगर कुछ संभव है तो वो मार्क्स की इस समाजवाद के ख्वाब के भीतर शामिल है जो ये लिखा गया। और फिर हम सब जानते हैं कि मार्क्स ने जो अपने मार्क्स की ग्रेव पर जो उनकी कब्र है उस पर जो बात लिखी हुई है, जो मार्क्स ने कही थी कि दुनिया की व्याख्या तो बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से की है, सवाल ये है कि इसे बदला कैसे जाए। तो शायद ये वाक्य कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के भीतर एक क्रांतिकारी होने के बीज को बो देता है, क्योंकि फिर वो ये मान सकता है कि हम बदलने के टूल बनेंगे, हम वो औजार बनेंगे जो इस समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये समाज बदला जा सकता है, ये समाज केवल पूर्व निर्धारित गति से ही नहीं चलेगा, ये समाज उस तरह से ही चले वो भी ज़रूरी नहीं है जैसा मार्क्स ने कहा था। किसी साथी ने कहा कि भाई मार्क्सवाद अपने आप में एक शब्द ही गलत है, क्योंकि मार्क्सवाद, खुद मार्क्स कहते थे कि भाई मुझे मार्क्सवादी मत कहो।
तो वो ठीक है कि मार्क्स को मार्क्सवादी कहने का मतलब संशय करना, मार्क्सवादी कहने का मतलब सही जवाबों को, सही सवालों को उठाने की कोशिश करना, मार्क्सवादी होने का मतलब सही जवाबों को ढूंढने की कोशिश करना, मार्क्सवादी होने का मतलब है मार्क्सवाद के तरीके से, जिसको मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी कहा जाता है, उस तरीके से अपने वर्तमान का विश्लेषण करना और आगे के बारे में आकलन करना कि क्या संभव हो सकता है। मार्क्सवादी होने का मतलब ये कि हर वक्त ये सोचना कि ये समाज पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन समाज कैसे बन सकता है जिसमें शोषण नहीं होगा। तो उस तरह से सोचने की जो तरीका है वो तो बेशक मार्क्स ने हमको सिखाया ही है, और वो हम मानते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर की वो प्रासंगिकता बनी रहेगी। एक दो बातें और मैं संक्षेप में कहूँगा कि मार्क्स का एक और व्यक्तित्व था। वो व्यक्तित्व था उनके अपनी निजी ज़िंदगी का। ये सोच कर के हैरत होती है कि उस व्यक्ति ने कैसे पूंजी लिखी होगी, और उनकी पत्नी जेनी ने किस तरह से घर को चलाया, जिसकी जानकारी भी मार्क्स को नहीं होने दी। उनके बच्चे अभाव में, भूख में, बुखार से तड़पे और कुछ तो मर भी गए, लेकिन जेनी ने उन्हें हरगिज़ परेशान नहीं होने दिया और उनकी उस तपस्या को, जो वो कैपिटल लिख रहे थे, उसे पूरा करने में हर मुमकिन मदद की। एंगल्स, मैं समझता हूँ अगर दोस्ती के दो बड़े नाम दुनिया में हम सोचते हैं तो एक कार्ल मार्क्स और एंगल्स का साथ में आता है, और दूसरा फिडेल कास्ट्रो और चे का नाम आता है। ये दो बड़ी मिसालें हैं। क्या इनके एक दूसरे के बगैर इनके नाम, इनके काम पूरे नहीं होते। तो मार्क्स को याद करते हुए एंगल्स को भी मैं याद करना चाहता हूँ और उनको भी अपना लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने अपने समय के भीतर सबसे बड़ी बात जो कार्ल मार्क्स ने कही वो ये थी कि कोई भी सिद्धांत अपनी जड़ों से, अपनी वस्तुगत परिस्थितियों से काट करके नहीं दिया जा सकता। कार्ल मार्क्स के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, कार्ल मार्क्स के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कार्ल मार्क्स के ज़माने में डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बढ़ी थी। अब कोई ये कहे कि कार्ल मार्क्स ने ही भाई ये तो इस पर लिखा ही नहीं है कि इंटरनेट के युग का क्या होगा। इसके बारे में जो रणधीर सिंह कहते थे वो मैं याद करना चाहता हूँ। मार्क्सवादी होने का मतलब ये नहीं है कि ढूंढा जाए कि इस सवाल पर, इस मसले पर कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा, उनकी किताबों को, पन्नों को तलाश किया जाए। मार्क्सवादी होने का मतलब ये है कि अगर आज कार्ल मार्क्स खुद होते तो वो इन सवालों से कैसे जूझ रहे होते और इनके जवाब कैसे हासिल कर रहे थे। मैं समझता हूँ आज राज्य का स्वरूप बदल गया है, वर्किंग क्लास का स्वरूप बदल गया है। बहुत सारे साथियों ने कहा मजदूर वर्ग का रूप और उसके कैरेक्टर चेंज हो गया है, लेकिन इस सब के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदली, जिनके बारे में जब इतिहास को देखते हैं तो रणधीर सिंह कहा करते थे, किसी और एक राइटर को कोट करते हुए, कि जब इतिहास के बारे में कुछ कहा जाए, सोचा जाए, तो ये ज़रूरी है कि हम बदलावों को देखें कि क्या क्या बदल गया है, कैसे बदला है, लेकिन उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हम ये भी देखें कि क्या नहीं बदला है। तो शोषण के तरीके बदल गए हैं, शोषण के इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए हैं, औजार बदल गए हैं, लेकिन शोषण नहीं बदला है। अभी भी गरीबी का महासागर एक तरफ है और समृद्धि के टापू दूसरी तरफ। इस खाई को बढ़ते जाने से रोकने के लिए आज के दौर में मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ तमाम क्रांतिकारी सोच रखने वाले साथियों से, जो ये सोच रहे हैं कि कोविड-19 के बाद का वक्त, जब मज़दूर इकट्ठे करने में हम लोग वो उनके डिस्कंटेंट को, उनके गुस्से को इकट्ठा करने में कामयाब होंगे और तब हम इस शासन के ख़िलाफ़, शोषणकारी व्यवस्था के ख़िलाफ़ उन लोगों को लामबंद करेंगे। मैं समझता हूँ
ये एक सही अप्रोच नहीं है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ किसी भी तरह से, किसी न किसी तरह से हम इस गुस्से को चैनलाइज़ करें, इस गुस्से को कम ना होने दें, इसे प्रेशर कुकर के वाल्व को हटा कर के निकलने ना दें। और ये एक मौका है जो इतिहास ने, प्रकृति ने, किसी भी तरह से आप कहिए, यही मौका पूंजीवाद उठाता है। ये घनघोर शोषण के औजार विकसित करेगा, ये घनघोर दमन के औजार विकसित करेगा जब ये प्राकृतिक आपदा कोविड-19 का दौर चल रहा है। ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त करता जाएगा, ये सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म करता जाएगा। ये पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे नागरिकों को दिए गए सारे अधिकार छीन लेगी, मजदूरों के संघर्ष से हासिल हुए सारे अधिकारों को छीन लेगी। और यही मौका क्रांतिकारियों के लिए है कि जब ये छीने जा रहे हैं तब हम लामबंद हों, इकट्ठा हों, बात कहें, खुलकर कहें, ज़ोर से कहें और अपने मार्क्सवाद की समझ को अप्लाई करें, क्योंकि ये केवल आज के दिन की याद करने वाली बात नहीं है, ये केवल किताबों के भीतर बहस करने वाली बात नहीं है। ये बात है कि हम क्रांति के रास्ते पर किसी भी मौके को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।